तो आज की जो हमारी ये क्लास है यूजीसी नेट सोशल वर्क के। हम लोग सिलेबस के आधार पे चर्चा कर रहे हैं। और कल मैंने आप लोगों से बताया था कि समाज कार्य अभ्यास के अंतर्गत हम लोग देखेंगे जो है इस पॉइंट को कि मूल्य परक मान्यता नहीं, यहाँ पर हमने बात किया था। पहले ये वाले पॉइंट हमने पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पर पढ़ेंगे मूल्य परक मान्यता को। पहले समाज कार्य अभ्यास का बदलता हुआ जो प्रसंग है ना, उसके संबंध में नवीन दृष्टिकोण देखेंगे, उसकी प्रवृत्तियाँ चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है कि समाज कार्य में से संबंधित नवीन दृष्टिकोण और चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं, उसको देखने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ से प्रश्न आप लोगों को कोई फैक्ट नहीं आता है, याद रखिएगा। यहाँ से अप्लाइड प्रश्न बनाए जाते हैं, कथन कारण को लेकर बनाया जाता है। ठीक है, और एक प्रश्न बनता है सही का, है ना, कि सही या गलत करके। तो इसके बारे में अगर आपको मालूम होगा तो आप सही तरीके से बना पाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं, चलिए इसी के बारे में। तो यहाँ पे देखिए जिसके पास अगर हम बात करें, यहाँ यूजीसी की अगर बुक होगी हरियंट वाली, ये कंटेंट वहाँ पे सफियंट है, वो बढ़िया है, वो पढ़ सकता है। ठीक है, नवीन दृष्टिकोण के बारे में उस किताब से पढ़ सकता है। अच्छा कंटेंट दिया है उसमें। ठीक है, अगर जिसके पास है तो उसका सहारा वो ले सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं समाज कार्य के अंतर्गत। कुछ प्रमुख बुक बता दीजिए एक बार सर। हरियंट की बुक है वो, हरियंट यूजीसी की। हरियंट की जो किताब है वो यूजीसी की है, जो नए पाठ्यक्रम पर लागू है, उसी को लीजिएगा। पुराने पाठ्यक्रम वाले में नहीं मिलेगा, ये नए पाठ्यक्रम वाले में। टॉपिक इंग्लिश में क्या होगा? ये बेसिकली जो नई नवीन दृष्टिकोण है, एक नए पॉइंट ऑफ व्यू सोशल वर्क के संबंध में है। उसके अंतर्गत कौन कौन सी चुनौतियां आ रही हैं। चुनौतियों को इंग्लिश में क्या कहेंगे भाई? चुनौतियों को क्या बोल सकते हैं, किसी को मालूम है जी? चैलेंजेस। हाँ, चैलेंजर्स। ठीक ठीक ठीक। तो वो जो चुनौतियां आज आप लोग सामने देखने को मिलती है, उसी के संबंध में ये है। मैंने देखिए, ये यूजीसी का सिलेबस के आधार पर चल रहे हैं हम लोग। समाज कार्य से संबंधित जो है अर्ध व्यावसायिक दृष्टिकोण बताया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ प्रमुख दृष्टिकोण हैं उसके संबंध में। जैसे नवीन दृष्टिकोण, मैं बात कर रहा हूँ नवीन दृष्टिकोण। अब नवीन दृष्टिकोण का मतलब होता है नया पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये रहा कि अर्ध व्यावसायिक दृष्टिकोण के रूप में। अब इसके बारे में समझिए, ये अर्ध व्यावसायिक दृष्टिकोण है क्या चीज़। मैं आपको बता दिया ना कि फैक्ट नहीं है, यहाँ से केवल अप्लाइड है, समझने का प्रयास करिएगा। जैसे समाज कार्य क्षेत्र में, ध्यान से सुनिएगा, जब आप प्रैक्टिस करते हैं उस दौरान पे एक कार्यकर्ता, अप्रशिक्षित कार्यकर्ता के द्वारा जब किसी कल्याणकारी संस्था के कार्यक्रमों का अनुपालन किया जाता है, तो इस प्रकार के समाज कार्य को अर्ध व्यावसायिक समाज कार्य की संज्ञा दी जाती है। फिर से पढ़ूंगा और फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान समझिए। जब समाज कार्य क्षेत्र में, मतलब आप क्षेत्र का मतलब सीधा सा है प्रैक्टिस से, अभ्यास से। ठीक है, और इसमें कार्यरत है अप्रशिक्षित कार्यकर्ता। देखिए यहाँ पे अप्रशिक्षित कह देंगे तो हम लोग, ये बेसिकली एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को, हरियंट की किताब में कुछ मिसप्रिंटेड आप कह लीजिए या कुछ गलत कह लीजिए, देखने को मिल जाता है हम लोगों को। ठीक है, लेकिन यहाँ जो अर्ध व्यावसायिक दृष्टिकोण के बारे में बात की जा रही है, तो यह अप्रशिक्षित है। कहीं आप लोग ये ना समझिएगा कि प्रशिक्षित कार्यकर्ता होना जरूरी है। अगर व्यावसायिक दृष्टिकोण होता, सभी लोग सुनिए, वहां पे प्रशिक्षित होता, लेकिन अर्ध व्यावसायिक दृष्टिकोण होने के नाते अप्रशिक्षित लिखा है, यह सत्य लिखा हुआ है। क्योंकि हरियंट की किताब में कुछ मिसप्रिंटेड है, कुछ गलत है, तो आप इसको गलत मत कर लीजिएगा। मैं पढ़ चुका हूँ इसको, इसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो कार्यकर्ता के द्वारा जब किसी भी कल्याणकारी संस्था के कार्यक्रमों का अनुपालन किया जाए, और वो है अप्रशिक्षित कार्यकर्ता, तो इस प्रकार के समाज को हम लोग अर्ध व्यावसायिक समाज कार्य की संज्ञा देंगे। ठीक है, अब आपको ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि एक तो अनप्रोफेशनल सोशल वर्कर होता है, एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर होता है। जो प्रोफेशनल सोशल वर्कर होता है वो पढ़ा लिखा होता है भाई, एमएसडब्ल्यू बीएसडब्ल्यू करके जाता है वो। और अनप्रोफेशनल सोशल वर्कर वो होता है जो बीए वगैरह कर रखा होता है, लेकिन उसमें सोशल वर्क का कोई टॉपिक नहीं होता है। यहाँ तक कि 10वीं 12वीं भी पढ़ा होता है, यहाँ तक कि गांव में चले जाओगे वो कुछ भी नहीं पढ़ा होता, फिर भी वो समाज कार्य ही करता रहता है। तो वो अप्रशिक्षित कार्य करता है। तो कहीं आप ये ना समझे कि वो भी व्यक्ति जो है अर्ध व्यावसायिक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है, परंतु आएगा वो आएगा तब जब किसी संस्था से जुड़ा होगा तब।
अगर वो इंडिविजुअल किसी चीज़ को लेकर ऐसी खाली पुलाव पका रहा है, किसी संस्था से नहीं जुड़ा हुआ है, तो आप समझ लीजिएगा कि वो अर्ध व्यावसायिक संज्ञा का दृष्टिकोण, आप अर्ध व्यावसायिक संज्ञा उसे मत दीजिएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। व्यावसायिक मतलब अनप्रोफेशनल। हाँ, हाँ आप ये कह सकते हो सेमी, नहीं नहीं, अर्ध अनप्रोफेशनल तो हो जाएगा वो, बल्कि सेमी बोलिए, आप अर्ध को सेमी बोलिए, है ना, अर्ध को सेमी प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू कह लीजिए, ये सही रहेगा आपको। तो ऐसे में आप प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का विचार है कि वे कल्याणकारी संस्थाओं के माध्यम से, बेसिकली क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये किसी संस्था से जुड़ा हुआ है। आपको एक बात बता दूँ मैं, आपको एक सिंपल सी बात है, अगर आप एसबीआई बैंक में चले जाओ खासकर, तो जो गेट कीपर होता है वो अपने आप को मैनेजर समझने लगता है। आप कभी सर्वे करिएगा तो वो अंदर नहीं जाने देगा, सारी जानकारी उसी से मिल जाती है ना, सारा फॉर्म भी भरवा देता है वो यहाँ तक कि वो खाता भी खुलवा देगा। अच्छा, एसबीआई मैंने वो दिया, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, अभी अभी मैं हाल ही में आरएमएल में झेल चुका हूँ, है ना, तो गेट कीपर लोग काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे डॉक्टर ही बन गए थे, है ना, बहुत सारी चीज़ें वही सजेस्ट करने लगते हैं। तो उसी तरीके से एक ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता है जो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन एक संस्था से जुड़ा हुआ है, फिर भी उसमें एक्टिव है वो, है ना, तो इस क्रिया में जब किसी कार्यक्रमों का अनुपालन कर रहा होता है, उसको लागू कर रहा होता है, तो उसको हम लोग अर्ध व्यावसायिक संज्ञा देते हैं समाज कार्य में। और ये नया दृष्टिकोण है, ये नया पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अप्रशिक्षित कार्यकर्ता का विचार है कि कल्याणकारी संस्थानों के माध्यम से वो समाज कल्याण कार्य का संचालन करना और अभ्यास करना प्रारंभ कर देता है। अतः इन्हें व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के अनुरूप ही पद और स्तर उपाधि प्रदान की जाती है, यहाँ तक कि मिला भी है उनको। तो बताइए कहाँ से आप लोगों को मेडिकल, सोशल वर्क में या सामाजिक कार्यकर्ता में जॉब मिलेगी, जब यही लोग यहाँ पे भरे पड़े हैं, है ना। तो ये नवीन दृष्टिकोण है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो इसमें जब लाभ हानि आप देखते हैं, अपने विचारों को जब प्रकट करेंगे तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें मिल जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ऐसा हम देख रहे हैं आजकल के समय में। तो ये नवीन दृष्टिकोण का पॉइंट ऑफ व्यू हमें देखने को मिल जाता है ना। प्रशिक्षित अप्रशिक्षित का अगर कोई दाई है ना, तो उसका भी नाम आप डाल सकते हैं कि वो भी अर्ध व्यावसायिक दृष्टिकोण, अगर वो संस्था से जुड़ी है तब, और नहीं जुड़ी है तो नहीं कह सकते आप उसे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए, एक विद्वान है, आपको इनके बारे में पढ़ा ही होगा, हेलन क्लार्क उनका नाम है। श्रीमती हेलन क्लार्क को कहा जाता है, लेन क्लार्क भी कहा जाता है, कहीं कहीं लेन लिखता है। अच्छा, ये ज़्यादातर बताऊँ आपको, ये यूजीसी की जो हरियंट वाली किताबें हैं उसी में मिलती है ना, हर जगह हेलन क्लार्क ही मिलता है। तो इनकी विचारधारा को अस्वीकार करते हुए दो प्रमुख दोषों का स्पष्ट रूप से बताया है। अब ध्यान से समझिए, एक तो बात समझ में आएगी अप्लाइड के रूप में, लेकिन जब पेपर में मिलेगा अर्ध व्यावसायिक तो ये समझ में आ जाएगा आपको। दूसरी बात समझिए, जब हेलन क्लार्क ने दो बातों को अस्वीकार करते हुए अपनी विचारधाराओं के दोष में दिया है, किस तरीके से कहा कि यह कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता कि किसी समाज कल्याणकारी संस्था से संबंध रहकर कार्य करने वाले सभी कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। बात सत्य बोला है गलत बोला है, बताइए आप लोग। ये सत्य बात है ना, सत्य। हाँ। जब ये देखिए, पेपर में आप लोगों से ऐसी प्रश्न बनेगा कि किस समाज कल्याण, जो कल्याणकारी संस्था है उसके संबंध में रहकर कार्य करने वाले सभी सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, तो ये बात सत्य रहेगी। लेकिन अगर पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि अर्ध व्यावसायिक दृष्टिकोण में, तो ये असत्य रहेगी। बात को समझिएगा, दो क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे, दोनों मैंने आपको समझा दिया है कि भाई किसी समाज कल्याणकारी संस्था से संबंध रहकर कार्य जो करने वाला व्यक्ति होता है वो सामाजिक कार्यकर्ता होता है, ये 110% सत्य है। और लेकिन जब बात होगी अर्ध व्यावसायिक दृष्टिकोण में, तो ये असत्य होगा। कारण क्या है कि लेन क्लार्क ने साफ शब्दों में अपने बताया है, इसने उसकी दो विचारधाराएं वो किताब में मिलती है, इग्नू की किताब में भी ये मिलती है। इसी प्रकार से प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के संदर्भ में अप्रशिक्षित कार्यकर्ता को व्यावसायिक कार्यकर्ता के रूप में मान्यता नहीं दी जानी चाहिए, बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। ये आपकी पहली बात थी। दूसरी बात देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, कि यह समाज कल्याण संस्था के संबंध में सभी कार्यकर्ताओं को व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता पद और स्तर नहीं प्रदान करना चाहिए। देखिए, यह बात बता रहा है कि जो समाज कल्याण संस्था से संबंधित हैं सभी कार्यकर्ताओं को व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता को पद और स्तर नहीं मिला। अच्छा, मतलब आप समझिए, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं वहाँ पे कि मतलब वो हम लोग MSW कर रखे हैं, BSW। देखो मैं बता दूँ एक चीज़ और, जो डिप्लोमाधारी होता है और जो डिप्लोमा के
अगर डिप्लोमा एक होता है आपका BSW, एक होता है MSW, ठीक है। वहीं बगल में बात करते हैं हम लोग, एक होता है BA, एक होता है MA, ठीक है। तो ये आपकी डिग्री है एजुकेशनल की। ये जो है आपकी जो डिप्लोमा में बात कर रहा हूँ ना, ये बेसिकली प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है आपकी, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपकी। हम प्रोफेशनल, अब जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बंदा करके आता है वो प्रोफेशनल नहीं होता है, क्योंकि अगर मैं बताऊं आपको, जब आप CV वगैरह बनाइएगा अपना, आप अगर नहीं बनाए हैं तो आज जान लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। आप जब कभी BSW MSW लिखिएगा तो एक कॉलम बना लीजिएगा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे लिख लीजिएगा, और ये BSW और MSW लिख लीजिएगा उसमें। अगर आपने BSW नहीं किया है, BA किया है और MSW बाद में किया है, तो ये MSW को प्रोफेशनल में डालिएगा और BA को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में डालिएगा। जहाँ पे आप 10th 12th डाल रहे हैं उसके नीचे आप BA भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहना है, अब ये 10th 12th वाला भी बंदा पढ़ के आता है तो वो भी बेसिकली व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता की संज्ञा में आ जाता है। ये नवीन दृष्टिकोण है, नया नवीन पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आजकल चलता है, बट ऐसा नहीं चलना चाहिए। ये दूसरी विचारधारा आई थी इनकी, लेन क्लार्क की, है ना। तो क्योंकि समाज कार्य व्यवसाय के रूप में अपनाने वाले जो कार्यकर्ता है, उन कार्यकर्ताओं को समाज कार्य के क्षेत्र अंतर्गत या क्षेत्र के अंतर्गत विशेष शिक्षा और प्रशिक्षण का करना अनिवार्य होता है। अब देखिए, जो ये हैं BSW वाले और MSW वाले, ये बेसिकली शिक्षण प्रशिक्षण करके आते हैं। और शिक्षण का मतलब ये होता है भाई कि वो सिलेबस पढ़ के आएंगे। प्रशिक्षण का मतलब ये होता है कि उनके पास एक प्रैक्टिकल होता है ना, वो प्रैक्टिकल होता है ना, वो प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल जब करके आएंगे तो वो प्रशिक्षण कहलाता है। तो जो शिक्षण प्रशिक्षण दोनों करके आते हैं ना, वो बेसिकली प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होता है, वो व्यावसायिक स्तर पे आ जाते हैं। तो 12 में कोई वो नहीं होता है कि आप जाइए किसी NGO में प्रशिक्षण करिए, है ट्रेनिंग दीजिए, वॉलंटियरिंग के रूप में काम करिए। यहाँ तक कि BA में भी नहीं होता। हाँ, कुछ प्रोग्राम होता है जैसे B.Ed हो गया, बट B.Ed को भी प्रोफेशनल नहीं माना जाता है, लेकिन B.Ed में है रखा गया है, क्योंकि B.Ed वाले स्टूडेंट जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, है ना, लेकिन B.Ed को नहीं माना गया है। डिप्लोमा में माना गया है, डिप्लोमा जितने भी होते हैं, डिप्लोमा DSC होता है, IDMR HIVI होता है, तो उसको माना गया है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, है ना। और व्यावसायिक स्तर पर प्रदान करने के लिए यह देखना आवश्यक है कि सामाजिक कार्यकर्ता को किस प्रकार का और किस स्तर का प्रशिक्षण व्यावसायिक ज्ञान प्रदान किया गया है, ठीक है। तो आप जब BSW कर रहे थे तो आपको मिला होगा एक एटीट्यूड या अभिवृद्धि मिला होगा उसमें, है ना, कि इसके बारे में आप बताइए थोड़ा सा। आपकी NGO, आपके घर के आसपास कोई NGO है तो आपने बोला होगा, उसमें लिखा था हाँ, अगर हाँ तो ठीक है, अगर नहीं तो आपने नहीं, अगर हाँ है तो उसके नीचे पंजीकरण भी पूछा गया था कि पंजीकरण बताइए क्या है ना, ये चीज़ें भरने के लिए दिया गया था। किसी NGO में आपने गया था 45 डेज 30 डेज आपने समवर्ती दौरा किया था, 5 आपने अनुकूलन दौरे किए थे, ओरिएंटेशन विजिट किए थे, तो ये बेसिकली नवीन दृष्टिकोण है, तो उनको रखा जाएगा। वो व्यावसायिक ज्ञान है उनके पास, उसको बोलते हैं प्रशिक्षण। आपने वहाँ से ग्रहण किया है ना, क्लाइंट के साथ आपने काम किया है, ठीक है। तो ये नवीन दृष्टिकोण में 3 बातें मैंने बता दिया आप लोगों को, तीनों के तीनों याद होगी। पहली बात तो ये बताया कि अर्ध व्यावसायिक दृष्टिकोण कहते किसे हैं, जहाँ पे अप्रशिक्षित कार्यकर्ता किसी कार्यक्रम का संचालन हो रहा है, वो अर्ध व्यावसायिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। लेन क्लार्क ने 2 विचारधाराएं दी और उसमें दोष बताया। एक बात तो ये बताया उसने कि भाई एक जो प्रशिक्षित कार्यकर्ता होता है वो जो प्रशिक्षित कार्यकर्ता होता है उसके संदर्भ में अप्रशिक्षित कार्यकर्ता को व्यावसायिक कार्यकर्ता के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। कारण क्या था? रीज़न आपके ऊपर लिखा हुआ है कि यहाँ पे स्वीकार नहीं किया कि किसी समाज संस्था के संबंध में रहकर कार्य करने वाली सभी कार्यकर्ताएं सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। तो उन्होंने ये पॉइंट ऑफ व्यू दिया। दूसरे में ये दिया इन्होंने कि व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता को पद और स्तर नहीं प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने व्यवसाय के रूप में अपनाने वाले कार्यकर्ताओं के समाज कार्य के क्षेत्र के अंतर्गत क्योंकि विशेष शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है, जो कि वो प्राप्त कर नहीं किए हैं। इस वजह से इन्होंने दूसरी बात कही है। तो दोनों बातें स्पष्ट हैं, बड़े बारीकी से आप लोग इसको समझने का प्रयास करिएगा। तो क्लियर हो गया दोनों बातें? बता दीजिए एक बार, क्लियर अगर हो गया है तो। अगर डाउट है फिर से पूछ लीजिए, है ना, क्योंकि वो हेलन क्लार्क वाली जो आपने एक लाइन कही थी वो क्या थी? लेन क्लार्क मैम, इनको हेलन क्लार्क भी कहा जाता है, लेन क्लार्क भी कहा जाता है। इनकी एक किताब आई थी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क करके, सन 1948 में आई थी। और उस किताब में जो है बेसिकली
तीन युगों के बारे में चर्चा किया गया था। एक प्राचीन युग था, एक मध्य युग था, एक आधुनिक युग था, है ना, ये चीज़ें थी। ठीक है मैम, क्लियर हुआ? ओके। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने और भी चीज़ें देखने को मिलेगी। समाज कार्य से संबंधित व्यावसायिक दृष्टिकोण। देखिए, एक तो था अर्ध व्यावसायिक दृष्टिकोण, अब एक आपके सामने आता है व्यावसायिक दृष्टिकोण। अब व्यावसायिक दृष्टिकोण से तो आप बहुत अच्छे तरीके से रूबरू भी होंगे, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि नहीं? बताना चाहेंगे कि व्यावसायिक दृष्टिकोण क्या हो सकता है? उन सभी क्षेत्रों में हस्तक्षेप करना जो मानव को आत्मिक रूप से या शारीरिक भौतिक रूप से सुदृढ़ बनाते हैं। सुदृढ़ बनाते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया आपका विचार था यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ जो समाज कार्य के अंतर्गत अगर हम बात कर रहे हैं व्यावसायिक दृष्टिकोण से, सर आप ये समझिएगा, जब आप किसी सिद्धांत को, किसी उपकरण को, किसी तकनीकी का आप किसी संस्था में, ठीक है, या किसी संगठन में आप उसका संचालन कर रहे हैं ना, तो वो बेसिकली समाज कार्य या सामाजिक कार्यकर्ता, व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता कहलाता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है, आप प्रोफेशनल तब कहलाएंगे जब समाज कार्य का सिद्धांत लागू करेंगे, जब आप समाज कार्य की थ्योरी लागू करेंगे, जब आप समाज कार्य के उपकरण और साथ ही साथ टेक्निक वगैरह लागू करेंगे, तब आप व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता कहलाएंगे, अन्यथा व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता नहीं कहलाएंगे, है ना। तो देखिए, एक व्यवसाय के रूप में समाज कार्यकर्ताओं को मानव व्यवहार के वैज्ञानिक सिद्धांत एवं सामाजिक संस्थाओं की संरचना एवं संगठन का अध्ययन करना पड़ता है। पहली बात, सोशल वर्कर जो होगा प्रोफेशनल, वो मानव व्यवहार का वैज्ञानिक सिद्धांत और सामाजिक संस्था और साथ ही साथ उस संगठन का अध्ययन करेगा। पहली बात ये पहुंचते ये करेगा। जैसे आप लोग क्या करते हैं, किसी कंपनी या किसी इंस्टीट्यूट में जब जाते हैं इंटरव्यू देने, उस कंपनी के बारे में पढ़ लेते हैं, उस इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी वही प्रक्रिया संचालित करनी पड़ेगी। तो ये समाज कार्य का पहली विचार होगी, ये व्यावसायिक दृष्टिकोण होगा, प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू होगा। फिर उसके बाद कहता है कि एक प्रोफेशनल सामाजिक कार्यकर्ता सामुदायिक जीवन के प्रत्येक पक्षों पर बात करेगा, है ना। एक जो, जैसे अगर हम बात करें, अच्छा यहाँ पे सामुदायिक जीवन लिखा है, अगर आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हो समूह कार्य के रूप में भी सामूहिक जीवन या सामूहिक कार्य, है ना, ये भी डाल सकते हो। व्यक्तिगत के रूप में भी आप डाल सकते हो, बट यहाँ पे सामुदायिक जीवन को लिया गया है, केवल एक ही एग्जाम्पल को लिया गया है और उसको आप समझ सकते हो। तो सामुदायिक जीवन के प्रत्येक पक्ष होते हैं। अब देखिए यहाँ पे वृद्धाश्रम हो गया, अनाथालय हो गया, स्कूल हो गया, अस्पताल हो गया, मानसिक स्वास्थ्य हो गया, मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक हो गया, निगम हो गया, अनेक सार्वजनिक हो गया, निजी एजेंसियां होती, ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आएंगे। ये तो क्या थी, ये बेसिकली संगठन था या कोई संस्था था सामाजिक, है ना, उसकी संरचना के बारे में आपको जानकारी लेनी थी, आपने लिया। यहाँ पर निजी भी हो सकती है, सार्वजनिक भी हो सकती है ना, निगम पे आधारित हो सकती है, आश्रम पे आधारित हो सकती है, अनाथालय पर भी आधारित हो सकती है, अस्पताल भी हो सकता है, कोई क्लिनिक भी हो सकता है, कोई स्कूल भी हो सकता है। आप ऐसे जगहों पे जाके नौकरी ढूंढ सकते हैं। अगर कहीं आप वृद्धाश्रम देख रहे हैं तो सोशल वर्कर की वहाँ पे ज़रूरत है, अनाथालय कहीं पर है तो सोशल वर्कर की वहाँ पे ज़रूरत है, कोई विद्यालय या स्कूल है तो वहाँ पे भी ज़रूरत है, अस्पताल है तो वहाँ पे सोशल वर्कर की ज़रूरत है, मानसिक स्वास्थ्य के क्लिनिक है तो वहाँ पे भी सोशल वर्कर की ज़रूरत है। ये तो खास कर आप लोगों को ने पता भी होगा कि यहाँ पे वैकेंसियाँ भी निकलती हैं, जो आपके सामने ऑप्शन में दिया गया है। ऐसे तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जो ज़रूरतमंद व्यक्तियों और परिवारों की सेवा करते हैं, ये भी बात सत्य है। सोशल वर्कर क्या करता है भाई, जो नीड वाला व्यक्ति होगा, जो नीड का समूह होगा, जो कम्युनिटी होगी, उसकी मदद करता है ये, है ना। और आज समाज कार्य केवल अच्छे कार्य करने और शोषित व्यक्तियों की सहायता करने तक ही सीमित नहीं है। ठीक है, देखिए आज जो सोशल वर्क है केवल, देखो यहाँ पे एक शब्द है केवल, इस चीज़ को आप समझने का प्रयास करिएगा, अप्लाइड प्रश्न में भी ऐसे देखने को मिलता है, केवल वगैरह शब्द मिलता है। तो आज समाज कार्य केवल अच्छे कार्य करना और शोषित व्यक्तियों की सहायता करना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बहुत व्यापक लेवल पर है, बड़े लेवल पर हो गया समाज कार्य। हालांकि अभी डेवलप कर रहा है, ऐसा नहीं कि ये विकास कर लिया है, ऐसा नहीं आता। पेपर में अगर कहता है कि विकास कर लिया है तो गलत हो जाता है ना। अभी इस पे काम चल रहा है और भी, है ना। और भारत के जो समाज कार्य है वो भारत से नहीं पनपा है ना, ये भी बात ध्यान रखिएगा। ये पेपर में प्रश्न भी आया था, आप लोगों से मैंने करवाया भी था, है ना। तो कहीं पता चले कि आप लोग सोच रहे हो कि भारत में जो समाज कार्य है वो भारत से ही पनपी है,
ऐसा नहीं है, भारत से समाज कार्य नहीं बन पाया है ना। आगे बात करते हैं, यह एक व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता का को विशेष समाज कार्य सामाजिक, आर्थिक और संवेगात्मक दशाओं के अंतर्गत व्यक्तियों के साथ कार्य करने के लिए ज्ञान और निपुणता का विकसित करना पड़ता है। मतलब जो व्यावसायिक सोशल वर्कर होता है वो बेसिकली सामाजिक के क्षेत्र में काम करेगा। अब जैसे सेवार्थी पे काम कर रहा है तो जो सामाजिक के अंतर्गत जो पॉइंट्स आते हैं उन पॉइंट्स पे ध्यान रखेगा। हो सकता है कोई पॉइंट्स होगा उसके सेवार्थी के अंतर्गत जो समाज में वीक होगा, है ना, मतलब गाली गलौज कर रहा होगा समाज में, या हो सकता है बड़ों का आदर नहीं कर रहा होगा, है ना, कहीं पर भी ड्रिंक कर लेता हो, कोई नशा वगैरह कर रहा है, तो ये सामाजिक के पार्ट है। ये सामाजिक वाला पार्ट आप देखोगे। यहाँ तक कि आर्थिक स्थिति वाली भी पार्ट आप देखोगे, उसकी फाइनेंशियल क्या चीज़ें हैं, उसकी बैकग्राउंड वगैरह क्या है, ठीक है, क्या जॉब कर रहा है, कितनी इनकम है, कितनी इनकम नहीं है, पहले जॉब कर रहा था तो क्या रीज़न था आप छोड़ दिया है, ये आर्थिक वाले के अंतर्गत आ जाता है। ये इन पक्षों पर आप सोशल वर्कर हो ना तो आपको बात करनी पड़ेगी, आपको पूरा डिटेल क्रमबद्ध तरीके से लेना पड़ेगा, है ना। उसके बाद संवेगात्मक दशाओं के अंतर्गत भी देखेंगे, जो इमोशनल वगैरह से रेट, क्योंकि इससे पता चलता है बिहेवियर, है ना, संवेगात्मक दशाओं के अंतर्गत में उसका व्यवहार कैसा था, लोगों के साथ कैसा है कैसा नहीं है। बेसिकली समाज के अंतर्गत भी देखते हैं हम लोग, लेकिन संवेगात्मक के अंतर्गत कुछ खास करके हम जैसे मानसिक, शारीरिक और बहुत सारे संवेगात्मक या भावनात्मक जैसे जो समस्याएं होती हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती है। लेकिन सामाजिक के अंतर्गत वो चीज़ें नहीं आती, भावनात्मक चीज़ें सामाजिक के अंतर्गत नहीं आती है, संवेगात्मक दशा के अंतर्गत भावनात्मक चीज़ें आ जाती हैं, इसलिए हम इसको देखते हैं। व्यक्तियों के साथ कार्य करने के लिए जैसे अगर आपको बताऊं तो आपके पास ज्ञान होना ज़रूरी है, स्किल होना ज़रूरी है, निपुणता का भी होना ज़रूरी है ना, तभी तो आप उसके अंदर डेवलप कर पाएंगे, है ना। और हाँ, आपको ये पता भी होना चाहिए कि सिद्धांत कौन कौन से हैं, है ना, रूल कौन कौन से लगते हैं, वो सारी चीज़ें अगर आप जो फॉलो करेंगे तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और ये जानकारी जब होगी तब उसके अंतर्गत उस व्यक्ति के अंदर उसके ज्ञान का भंडार कर सकते हैं, उसकी निपुणताओं, उसकी स्किल वगैरह को डेवलप कर पाएंगे, उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे आप। तो ये भी अप्लाइड टाइप के प्रश्न बनाएंगे, अगर कुछ बनाया जाएगा तो यहीं से बनाया जाएगा, इसके अलग से कुछ अप्लाइड प्रश्न नहीं बनाए जाते, इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो समझने वाली बात है केवल किस तरीके से इसको समझा जाए। अतः आप यहाँ पर अगर हम बात करें और भी चीज़ें हैं कि व्यवसाय समाज कार्य एक नियमित और विशेषीकृत शैक्षणिक विधा है। विधा का मतलब होता है व्यवसाय, ठीक है, तो शैक्षणिक व्यवसाय है। तो ये विशेष के माध्यम से संचार के लिए सक्षम, अपनी भिन्न प्रविधियां सिद्धांत से मुक्त है। आज समाज कार्य ऐसे संगठित व्यावसायिक संघों से युक्त है जो कि निष्पत्ति के मानकों और आचार संहिता में समावेशित व्यवहार को बनाए रखते हैं और समाज कल्याण के लिए सक्षम सेवा उपलब्ध कराने में उत्तरदायित्व का वहन करते हैं। मतलब जो व्यावसायिक सोशल वर्क होता है वो एक नियमित होता है और विशेषीकृत भी होता है। नियमित का मतलब ये वही, किसी कार्य को ये थोड़ी हुआ कि भाई आपने छोड़ कर दिया, डेवलप हो गया तो चलो हटाओ अब बात ख़त्म करो। आप रेगुलर कंटिन्यूअस के रूप में आप इसको ले सकते हैं। कोई अगर जो विशेषीकृत ये हो गया कि जैसे कोई 10 व्यवहार लिया आपने, 10 में से कोई एक अच्छा, एक जो नीड वाला बिहेवियर है आपने उसको रख लिया, वो विशेषीकृत के अंतर्गत आ जाता है। आप एजुकेशन की बात करते हैं तो व्यवसाय एजुकेशन, शिक्षा के माध्यम से भी कम्युनिकेशन में सक्षम होना, फिर अपनी भिन्न प्रविधि और सिद्धांतों से मुक्त होना। तो यहाँ जो नैतिकता का सिद्धांत होता है, जहाँ पे व्यवसाय के कुछ मूल कंपोनेंट होते हैं, तो उसमें विद्यालयों को उनके लिए प्रयास करते रहना चाहिए और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पंजीकृत और निकाय के साथ पंजीकरण, वहाँ तक कि जहाँ तक समाज कार्य के विद्यार्थियों के द्वारा क्षेत्र कार्य योजनाओं के द्वारा लोगों के साथ कामकाजी संबंध को विकसित कर सके, है ना। तो वो क्रियाविधि नियमित और विशेषीकृत शैक्षिक विधा के अंतर्गत संचार के माध्यम में सक्षम होना भी जरूरी हो जाता है हम सब के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। फिर आज समाज कार्य के ऐसे भी व्यावसायिक संगठन, मतलब बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे एसोसिएशन जोड़े गए हैं, लाए गए हैं, जो इसमें आचार संहिता के बारे में बताया गया है, समावेशित बिहेवियर बनाए रखने के बारे में बात किया गया। अब देखो ये वो नहीं है कि मतलब आपको ये बाध्य है कि आपको मानना ही पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं आचार संहिता को मानते भी नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं आचार संहिता को मानते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर आचार संहिता को मानते हो आप लोग तो बहुत अच्छी बात है। और व्यावसायिक संगठन के अंतर्गत जो भी जितने भी संघ बनाए गए हैं वो सभी संघों में आचार संहिता निहित है ना, उसमें डाली गई है। तो उसमें आचार संहिता क्या होता है? एथिक्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। जब कभी आचार संहिता वगैरह आती है तो मैं बताया ना, रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, है ना। तो उन नियम को आपको मानना पड़ेगा, है ना। कोड ऑफ कंडक्ट होता है सर। हाँ, वही
कोड ऑफ कंडक्ट ही एथिक्स के रूप में आते हैं, है ना, कोड ऑफ कंडक्ट ही एथिक्स हैं, ऐसे नहीं कि कुछ अलग चीज़ें हैं, आचार संहिता है ना, ठीक वही है। उसके बाद देखिए आप लोग समाज कार्य के प्रति देखो, अब अभी तक आपने देखा एक आपको मालूम हो गया अर्ध व्यावसायिक, आपको मालूम हो गया व्यावसायिक, अब आपको पता होना चाहिए वैज्ञानिक। देखिए सोशल वर्कर कभी भी, ये नवीन दृष्टिकोण है, आजकल इसी पे लागू कर। पहले की अगर हम बात करें तो समाज कार्य कोई भी कर देता था, ऐसा नहीं है अब सोशल वर्कर वही है जो एक वैज्ञानिक पद्धति को फॉलो कर रहा है। तो समाज कार्य के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना अत्यंत आवश्यक है। तो समाज कार्य के प्रति जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसकी व्याख्या करने के संबंध में श्रीमती हेलन क्लार्क, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हेलन क्लार्क ने डॉक्टर हेलन बिटमर की अवधारणा या विचारधारा का सहारा लिया। किसका? लेन क्लार्क ने लिया था, श्रीमती हेलन क्लार्क ने लिया था, किसकी? बिटमर की। इन्होंने कहा कि जबकि बिटमर की अवधारणा या विचारधारा की आधारशिला मेलिनोवस्की के द्वारा उद्यत सामाजिक संस्था की परिभाषा है और इसी के आधार पर बिटमर ने समाज कार्य को सामाजिक संस्था के रूप में स्वीकारा और कहा कि प्रमुख कारणों पर चर्चा करते हुए कि कुछ समाज कार्य के एलिमेंट है, कंपोनेंट है, उसके बारे में बात करता है। वो कंपोनेंट क्या क्या है देखिए, अब यही कंपोनेंट हैं किसके? ये बेसिकली बिटमर के हैं। बिटमर की जो विचारधाराएं हैं, यही विचारधाराएं लेन क्लार्क ने माना है, उसी को व्याख्या कर दिया लेन क्लार्क ने और कह दिया कि ये वैज्ञानिक पद्धति है। लेकिन ये है किसकी? ये है बिटमर की, ये है बिटमर की। अब ध्यान से सुनिए, समाज कार्य वास्तव में एक ऐसी व्यावसायिक सेवा है जो विशिष्ट प्रक्रिया को विशिष्ट पद्धतियों के माध्यम से प्रदान करता है। मतलब कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस होते हैं, कुछ स्पेसिफिक या कुछ विशिष्ट पद्धतियाँ होती हैं, उनके माध्यम से अगर आप समाज कार्य किसी को दे रहे हो तभी आप व्यावसायिक समाज सेवा कर रहे हो, अदरवाइज नहीं कर रहे हो, है ना। तो प्रक्रिया होनी चाहिए। प्रक्रिया का मतलब ये हुआ कि भाई क्रमबद्धता होना ज़रूरी है। और क्रमबद्धता आता कहाँ से? जब आप वैज्ञानिक विधि को लागू करते हैं, अदरवाइज नहीं आएगा क्रमबद्धता, है ना। तो वैज्ञानिक विधि तब आएगी जब क्रमबद्धता उसमें होगी। ये नहीं, आप किसी चीज़ का अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो एक चयन में करिए, एक क्रम में करिए अध्ययन, है ना। तो ये सबसे बढ़िया रहेगा क्रम में अगर आप करेंगे तो। अगर आप क्रम में नहीं करेंगे ना तो वो समाज कार्य नहीं कहलाएगा आपका। आप चले जाइए चाय की टपरी वगैरह पे, जहाँ पे लोग बैठ के चाय पीते हैं, तो बहुत लोग ज्ञान देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो सोशल वर्कर हैं, है ना। तो वो क्रमबद्धता नहीं फॉलो करते हैं, आप क्रमबद्धता फॉलो करते हैं। आपके पास पेपर होगा, पेन होगी, सारी चीज़ें आप नोट करते हैं, हर एक सिस्टम को नोट करते हैं। और विशिष्ट प्रक्रियाओं और पद्धतियों का प्रयोग संगठित और विशेष रूप से व्यक्तियों को निर्दिष्ट समूहों के द्वारा किया जाता है ना। तो जाहिर सी बात है, कोई प्रक्रिया अगर पद्धति का आप फॉलो कर रहे हो तो वो संगठित होगा या विशेष रूप से किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट होगा, या चाहे समूह हो या समुदाय हो या व्यक्ति हो, है ना, उसको निर्देश करेगा कि हम इस पे काम करेंगे। फिर व्यक्तियों का या निर्दिष्ट समूह कार्य के विशिष्ट मूल्य और आदर्श और दर्शन के आधार पर सहायता भी लेता है, सहायता भी करता है। मतलब वहाँ पे विचार, तर्क, तार्किक जो शक्ति, जो भी तार्किक चीज़ें होती है वो भी वहाँ पे लागू होती है। हमें मनन करना ज़रूरी है ना, क्योंकि तभी हमें पता चलता है कि भाई इसकी मुख्य समस्या क्या है ना। और उसी मुख्य समस्या के आधार पे हम उसको जो है लक्ष्य बनाकर उस पर काम करते हैं, ठीक है। फिर समाज कार्य एक निष्पादित सहायता कार्य जो है भौतिक उपकरणों के माध्यम। देखिए, जब भी कभी आप काम करें तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने टूल्स ना लागू करें, ऐसे ही सोशल वर्क करें। टूल्स होना ज़रूरी है। टूल्स का मतलब होता है उपकरण, है ना। तो उपकरण के माध्यम से ये कार्य होता है, ये ना। बिटमर ने समाज कार्य की पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिभाषित करने में सफलता पाई, लेकिन इनकी परिभाषा अत्यंत संकीर्ण एवं सीमित रही। मतलब ज़्यादा दूर तक फैली नहीं बिटमर की परिभाषा है। लेकिन बिटमर ने समूह के अंतर्गत इन्होंने कहा कि परिवार, पड़ोस, मनोरंजन केंद्र, शैक्षणिक संस्थाएं, चिकित्सालय, राष्ट्र इत्यादि को स्वीकार कर लिया। तो ये समूह के अंतर्गत इन्होंने बताया। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, समूह के अंतर्गत जो है, एक ये फैक्ट यहाँ पे बता रहा हूँ, समूह के अंतर्गत जो है, जो समूह कार्य है, जहाँ पे समूह के सदस्य हैं, उसको सेवार्थिक रूप में किसी ने स्वीकार किया है। जानते हैं उसका नाम क्या है? जहाँ समूह है, समूह के जो सदस्य होंगे, उन समूह के सदस्यों को सेवार्थी के रूप में स्वीकार किया था। प्रीति रुहेला बताओ, बताइए। नाम याद नहीं आ रहा है सर, लेकिन उससे रिलेटेड यूजीसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। हाँ, भूल गए। हाँ, तो HB ट्रेकर थे वो, HB
ट्रेकर थे ये, हाँ सर, ट्रेकर थे। एचबी उन्होंने ट्रेकर थे। जो 3 अवस्थाएं बताई थी सर। जो 1948 है मैम, 1948 में प्रिंसिपल ऑफ सोशल केशवर के इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसमें 10 सिद्धांत थे इन्होंने। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने समूह कार्य नहीं कहा है, बात को समझने का प्रयास करिएगा। इन्होंने समूह कार्य तो नहीं बोला है, समूह कार्य बोले थे ये ट्रेकर महोदय ने, इन्होंने समूह बोला है। बिटमर ने क्या बोला है? समूह। अब समूह के अंतर्गत रखा किसको किसको है? तो एग्जाम में प्रश्न अगर बने बिटमर को लेकर फैक्ट के रूप में, तो ध्यान रखिएगा, एक परिवार आता है, एक पड़ोस आता है, एक मनोरंजन केंद्र आता है, एक शैक्षणिक आता है, एक चिकित्सालय, एक राष्ट्र। देखिए आदि अभी बहुत सारी चीज़ें, बट इसी में से पूछ लिया जाएगा। कारण इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बिटमर का नाम ऑप्शन में आता है, ध्यान रखिएगा, बिटमर का नाम ऑप्शन में आता है, इसलिए बता रहा हूँ। सामान्यतः यह देखा जाता है कि विभिन्न सामाजिक समस्याओं के अध्ययन तथा उनके संबंधित वैज्ञानिक, देखो अभी मैंने बताया था, तथ्यात्मक जानकारी के लिए समाज कार्य की एक विशिष्ट प्रणाली। अब आप जानते हैं विशिष्ट प्रणाली, विशिष्ट प्रणाली के अंतर्गत वाल्टर एंड्रियास फ्रिडलैंडर ने सोशल रिसर्च को माना है, सोशल एक्शन को माना है, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन को माना है। ये विशिष्ट प्रणाली माना है। विशिष्ट प्रणाली को हम लोग सहायक प्रणाली भी कहते हैं, गौड़ प्रणाली भी बोलते हैं इसको, ठीक है, सहायक प्रणाली। तो समाज कार्य अनुसंधान, देखिए अब समाज कार्य की जो एक विशिष्ट प्रणाली है उसमें समाज कार्य अनुसंधान है, उसका प्रयोग किया, रिसर्च का प्रयोग किया। केवल इतना ही नहीं किया बल्कि समस्याओं का समाधान प्रक्रियाओं में जानकारी हेतु उनका परीक्षण और पुनरीक्षण भी किया। और इसी के आधार पर समाज कार्य का जो दृष्टिकोण है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो व्यवहारिक और वैज्ञानिक दोनों होना चाहिए। तो बिटमर का कहना यह है कि समाज कार्य जो है वहाँ पर जब आप करेंगे व्यवसाय समाज कार्य, जब आप वैज्ञानिक पद्धति को आप लागू करेंगे तो उसके अंतर्गत आप ध्यान रखिएगा सभी लोग, एक आपका आएगा व्यवहारिक और एक आपका आएगा वैज्ञानिक, ये दोनों चीज़ें होना ज़रूरी है ना। तो ये चीज़ें होनी जरूरी। तो ये थी आपकी समाज कार्य की कुछ नवीन दृष्टिकोण। अब ये 3-4 बातें हैं, 3-4 बातों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं बस। व्यावसायिक संबंधित दृष्टिकोण एक हो जाएगा, एक अर्ध व्यावसायिक दृष्टिकोण हो जाएगा, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो जाएगा, बस इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। फिर आगे देखिए चुनौती आ गई। अब ये नवीन दृष्टिकोण थे। जी पूछिए मैम। ये डिफरेंस जब आप बता रहे हैं हेलेन बिटमर और एचबी ट्रेकर का, तो आपने एक क्वेश्चन के लाइक रिस्पांस में बताया था कि ये आ सकता है, तो एचबी ट्रेकर ने प्रिंसिपल्स दिए हैं 10 केस वर्क के। हाँ, सोशल ग्रुप वर्क एक किताब लिखा प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस 1948 में, 1948 में, उसमें 10 सिद्धांत उन्होंने बताए थे, ठीक है। हाँ उन्होंने 10 सिद्धांत 48। ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा चुनौतियों के बारे में, समाज कार्य अभ्यास पर। देखो अब बेसिकली ये जो है बदलता प्रसंग है ना, प्रश्न जो हमारा है वो बदलता प्रसंग है, समाज कार्य से संबंधित नवीन दृष्टिकोण से था, जहाँ पर हमने अभी देखा उसके बारे में, नवीन दृष्टिकोण के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे भारत में जो समाज कार्य अभ्यास हो रहा है उसमें चुनौतियों के सामने, आपके सामने चुनौतियाँ क्या क्या आ जाती हैं, है ना, मतलब चैलेंज आपके लिए क्या क्या बन जाता है। जहाँ आप चैलेंज के रूप में ये समझ लीजिए कि एक प्रकार से हो सकता है भाई कि हमारे लिए समस्या के रूप में आ जाए, है ना, समस्या के रूप में आ जाए। तो ये प्रसंग, इसको हम लोग जो है चुनौतियाँ इसको बोलते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, एक पॉइंट हमारे सामने आता है, यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ें हैं ये कि जनसंख्या में व्याप्त धार्मिक अंधविश्वास, है ना। अब मैंने आप लोगों को पहले भी इसके बारे में पढ़ा रखा है, जैसे जो समाज सुधारक थे 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंतर्गत, उनके बारे में मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो यहाँ अंधविश्वास जो है बेसिकली जो भारत में समाज कार्य अभ्यास के अंतर्गत जो बातें हो रही है वो निरंतर अभ्यास के कारणों और परिणामों की आलोचना अगर हम देखते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार को देखने को मिलता है इसमें समाज कार्य अभ्यास के अंतर्गत। अभी क्या क्या हो सकता है, तो बेसिकली अंधविश्वास जो है अगर हम बात करें तो ये जो है घटनाओं के कारण को नहीं जान पाता है तो वह अज्ञातवास समझ लेता है। तो इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति होगी,
है ना। ऐसा में देखो, समझने का प्रयास करिए। जहाँ पे अंधविश्वास की बात मैं कर रहा हूँ, तो ऐसी प्रथा और विश्वास जो कि वैज्ञानिक नज़रिए से तर्कहीन और अलौकिक होता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। जहाँ पे जनसंख्या में व्याप्त धार्मिक अंधविश्वास है ना। तो जैसे वर्षा, बिजली, रोग, भूकंप, वृक्षपात, विपत्ति आदि बहुत चीज़ें हैं, है ना, आदि बहुत चीज़ें वो अज्ञात। और अजय अज्ञान की बात अगर हम करें, अज्ञान का मतलब होता है देव हो गया, भूत प्रेत हो गया, पिचास हो गया, उसके प्रकोप के परिणाम माने जाते हैं। मैंने आप लोगों के साथ एक बार पढ़ाया भी था, बताया भी था कि पहले जो दिव्यांग व्यक्ति थे उनके खोपड़ी में छेद करते थे, और छेद करने के बाद उनको कहते थे वो ठीक हो जाते थे। ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैंने एक रील देखा था, आप एक व्यक्ति ने कह रहा था, वो कह रहा था कि अल्लाह ने कहा है कि भाई जितने मतलब जनसंख्या बढ़ाने के लेकर, पॉपुलेशन को लेकर कहा कि उस पर हमें रोक नहीं लगाना चाहिए, जो है जनसंख्या नियंत्रण नहीं करना चाहिए, है ना, वो पाप है, वो बता रहा था, है ना। अब बताओ, नौकरी नहीं मिल रही है और वो कह रहा है कि ये अल्लाह की देन है, अल्लाह जो चाहते हैं वो होगा, है ना? ऐसा बोल रहा था वो। शायद आप लोगों में से कोई देखा भी होगा, अगर नहीं देखा है तो मिल जाएगा आप लोगों को जल्दी ही। फिर वो अभी मैंने रिसेंटली में देखा है ना। तो ये चीज़ें हैं, देखने को मिलता। तो ये कहीं ना कहीं धार्मिक अंधविश्वास है, जनसंख्या में व्याप्त हैं धार्मिक अंधविश्वास, है ना। तो ज्ञान का प्रकाश हो जाने पर भी ऐसे विचार जो है विलीन नहीं हुए हैं, अभी भी अंधविश्वास कहीं पे माने जाते हैं। आदिकाल से भी मनुष्य का जो क्रिया है वो संकुचित ही रही है, इसलिए अंधविश्वासों की संख्या भी अल्प भी रही है। पर अब जैसे जैसे बढ़ रहा, अभी भी ऐसा नहीं कि अंधविश्वास खत्म हो गया, अंधविश्वास अभी भी है ना। जादू टोना तो खास कर रहता है भाई इसमें तो, है ना। जादू टोना हो गया, मुहूर्त हो गया, मड़ी हो गया, ताबीज हो गया, आदि ऐसे अंधविश्वास जो है अभी भी हमारे सामने देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी विचारधाराएं आती थी। मार्क्सवादी दृष्टिकोण आता था कि भाई अंधविश्वास की विचार जो पद्धति थी वो धर्मशास्त्री और बुजुर्गवा साहित्य में सच्ची आस्था के मुकाबले रखा गया था उसने। तो आदिम जादू में जो है, आदिम जादू से जुड़ा हुआ था वो, जो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग बात बताई गई थी, है ना। तो वो चीज़ें थी। बट मैं आपसे ये कहूँगा कि ये एक चुनौती है, अभी भी लोग मानते हैं। अभी आप कहोगे अगर कोई बच्चा दिव्यांग मिल गया, अब उनसे पूछोगे कि भाई ये बच्चा दिव्यांग जो हुआ है जो है वो किसकी देन मानते हो, तो वो कहेंगे भाई ये तो भगवान की देन है, ऐसे बोलेंगे, बता देंगे, गॉड का नाम ले लेंगे वो लोग, है ना। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, व्याप्त है। ये चुनौती आपके सामने आ गई। अब इसका समाधान आपको करना है ना। ऐसा नहीं उसे समझाना है, उसे बताना है ऐसी चीज़ें हैं भाई, नेटल, प्री नेटल, पोस्ट नेटल, नियो नेटल के बारे में बात करो, है कि नहीं। बताओ उनको यहाँ से दिक्कत है, और भी क्या समस्या हो सकता है भाई, चोट लगने से हो जाए। पोस्ट नेटल के बाद क्या होता है भाई, बच्चा अगर गिर जाता है तब भी सिर में चोट लग जाता है ना। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाता है, मांसपेशी क्षरण हो जाता है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, उसको बता सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत हम बात करें तो राजनीतिक संरचना, तो ये एक प्रकार की चुनौती ये भी आ जाती है राजनीतिक संरचना में भी। अच्छा, राजनीतिक संरचना का अगर सिंपल सा अर्थ समझा जाए तो आप सभी लोग ध्यान देने वाली बात है आप सबको लिए, ये सामान्य अर्थों में यह संस्थाओं या यहाँ तक कि समूहों और उसके एक दूसरे से संबंधों, जहाँ पे राजनीतिक व्यवस्थाओं के भीतर उनकी बातचीत के पैटर्न और राजनीतिक व्यवस्थाओं में महजूद होता है। तो राजनीतिक विनिमय, कानून और मानदंड, जहाँ पे रूल रेगुलेशन, तो मानदंड का मतलब रूल रेगुलेशंस को इस तरह से संदर्भित करता है कि राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से या उसका परिदृश्य या दृष्टिकोण का निर्माण होता है, तो वह एक प्रकार की राजनीतिक इकाई मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक संरचना में हम इसको जो है रख लेते हैं। और राजनीतिक के अंतर्गत कुछ प्रणालियाँ आती हैं, जैसे कुलीन तंत्र हो गया, राजतंत्र हो गया, लोकतंत्र हो गया, अधिनायकवादी हो गया, है ना, अधिनायकवादी शासन हो गया। ये सब राजनीतिक व्यवस्थाओं के टाइप बन जाते हैं, हमारे सामने देखने को मिल जाते हैं, उसकी संरचनाओं के टाइप हो जाते हैं, या व्यवस्थाओं के आप टाइप इसको शामिल कर सकते हो। पॉलिटिकल सिस्टम होता है ये, टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम होता है ये, जो मैं आपको बता रहा था, है। तो ये राजनीतिक चीज़ें भी इसमें मेंशन की जाती थी। ये भी एक प्रकार का वहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई एक चुनौती के रूप में आ जाती है। और आजकल तो काफ़ी ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं राजनीति से, है ना। ये हो जाता है। प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ भी हो जाती हैं, है ना। प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थिति क्या हो सकती है, बताना चाहेंगे। एक देखिए अनुकूल होता है, एक प्रतिकूल होता है। जीवन को
जीने के लिए जो परिस्थितियां अनुकूलन ना हो या शारीरिक रूप से आपको वातावरण से समस्या हो रही हो, उसे प्रतिकूल बिल्कुल परिस्थितियां कहा बिल्कुल बिल्कुल। जाता है। वो कई क्षेत्रों में हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, आपके भौतिक काम के लिए हो सकती है, आय अर्जन के लिए हो सकती है, अनेक तरीके हो सकते मतलब जो अनुकूल ना हो, जो विपरीत हो, जो विरुद्ध हो, मतलब विरुद्ध पक्ष का जो अवलंबन करने वाला होता वो बेसिकली हमारा एक प्रतिकूल को बताता है ना, है ना। तो वो आपने सही बताया। तो ये आपका प्रतिकूल होता है। प्रतिकूल का अगर हम सही अर्थों में बताएं, प्रतिकूल का मतलब होता है कि पक्ष में ना होना। अब भौगोलिक परिस्थितियां आपके प्रतिकूल ना होने का मतलब है कि आपके पक्ष में नहीं है, तो वो भी आपके सामने अभ्यास के दौरान में क्या हो सकती है, चुनौती हो सकती है, उससे आपको निपटना होगा, है ना। दरअसल ये जो एनवायरमेंटल हैजार्ड है क्या? क्या, हाँ इन्वायरमेंटल यहाँ पे मेंशन नहीं रहेगा क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियाँ है ना। तो ज्योग्राफिकल। हाँ हाँ जोग्राफिकल, हाँ। देखिए बेसिकली क्या है यहाँ पे मैं बता दूँ, प्रतिकूल चीज़ों में या चीज़ों से सामंजस्य बैठाते हैं कि उसके अनुरूप अपने को ढालते हैं। जो ऐसा नहीं कर पाता है तो सामाजिक दृष्टि से वो असफल माना जाता है, और वही प्रक्रिया प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थिति को दर्शाने लगती है। तो ये उस समय जब आप काम करेंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके सामने चुनौती के रूप में आ जाती है। जब मान लीजिए अनुकूल स्थितियों में तलाश में व्यक्ति अकेला पड़ जाता है, लेकिन उसकी तलाश वह छोड़ता नहीं है ना, क्योंकि वो इसके अनुकूल चल रहा होता है इसलिए छोड़ता नहीं है। प्रतिकूल पड़ जाने पर वो छोड़ देता है, तो वो परिस्थितियां छोड़ देता है, तो वो कहीं ना कहीं प्रतिकूल को दर्शाता है। प्रतिकूल शब्द का मतलब है, देखिए प्रतिकूल का मतलब है जो अनुकूल आपके ना हो। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। बाय द वे एक सेवार्थी है, अब सेवार्थी को एजुकेशन प्रोवाइड कराना है, ठीक है, एजुकेशन दे रहा है। अब सेवार्थी मान लीजिए 5 से 8 वर्ष का है या 10 मान लीजिए, क्लास में बैठा है, बोर्ड पे कोई इधर उधर मान लो कोई चार्ट पेपर लगा हुआ है या कोई ऐसा कलर बना दिया गया है उस रूम में, बार बार वो क्या हो रहा है, उस रूम की तरफ या उस पोस्टर की तरफ बार बार वो देख रहा है ना। तो इससे क्या हो रहा है, क्लास में वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है ना, वो क्लास में क्या नहीं हो पा रहा है, एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आप क्या करो, तो ये जो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है प्रतिकूल उसके दिखा रहा है। एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस पोस्टर को हटा दो, अनुकूल हो गया वो, है ना, वो उस पोस्टर को हटा दो। तो ऐसी प्रतिकूल स्थितियां हैं, आपको और भी चीज़ें मिलेंगी, तो उसको हटा दो ना, उसको दूर कर दो, अपने प्रतिकूल बना लो। तो जब नहीं बना पाते हो आप लोग, तो प्रतिकूल आपकी हो जाती हैं स्थितियां। भौगोलिक परिस्थिति में मतलब भौगोलिक परिस्थिति जब बोलते हैं प्रतिकूल, अरे भौगोलिक परिस्थिति का मतलब अभी ये है कि आप जमीन थोड़ी ना वहाँ चेंज कर दोगे कि वहाँ से उठा के दूसरी जमीन ला दो। भौगोलिक परिस्थिति का मतलब ये होगा उस जगह को आप, हाँ आप उस जगह, मैं समझना चाह रही हूँ, इसका एक एग्जांपल समझना चाह रही हूँ प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियों को। भाई भौगोलिक परिस्थितियाँ वही है मैडम। अगर, हाँ अगर आप, हाँ क्या कर रहे हैं सर आप बताएं। बाढ़ आना, भूकंप आना, सुनामी आना, किसी अन्य तरह की जो प्राकृतिक आपदा है वो भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं। हाँ, आप दूसरी जगह सेटलमेंट हो जाइए, ये भी समझ है, ये भी आप समझ सकते हैं, है ना। तो ये जो आपके सामने प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियां हैं, है ना, ये परिस्थितियां का मतलब ये हुआ कि जैसे जो भी आपके पास आपदा वगैरह आ रही है, उस आपदा को भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, वो प्रतिकूल है आपके, है ना, वो प्रतिकूल है। अभी आपको समझ में ये बात आ रही कि नहीं, बताइए एक बार, फिर मैं और अच्छे से बताता हूँ। आ गया। ये प्रतिकूल है आपके, है ना। देखो इसमें साधारण सी बात है, अगर हम बात करें, चाहे आप अपराध को ले सकते हो, उसमें शामिल कर सकते हो, है ना, अपराध को भी शामिल कर सकते हो इसमें। ऐसा नहीं कि अपराध नहीं शामिल होगा, अपराध भी शामिल हो जाएगा इसमें, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं भौगोलिक सिद्धांत के अंतर्गत। आप ये इतना समझिए, जैसे अगर अपराध है तो अपराध का प्राथमिक कारण है भौगोलिक परिस्थितियों को मानता है। तो उस संप्रदाय के अनुसार जलवायु, ऋतु, प्राकृतिक शक्तियाँ आदि जो हैं अपराध के लिए जिम्मेदार हैं। तो अनुकूल भौगोलिक दशा में जब अपराध को कम करता है, तो ऐसी कंडीशन पर हम प्रतिकूल भौगोलिक दशाओं को, अपराध को प्रोत्साहन देने लगते हैं। तो ये हमारे सामने एक चैलेंज के रूप में आ जाता है,
अपराध, है ना। तो हमें उसको चेंज करना है, ये चेंज भी करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, भौगोलिक एक सिद्धांत है और इस भौगोलिक के सिद्धांत में साफ शब्दों में क्वेटलैट और ग्वेरी के द्वारा दी गई थी। उसमें यह साफ शब्दों में बताया गया है। भौगोलिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? क्वेटलैट और ग्वेरी के द्वारा दिया गया था। मैं एक बार लिख देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। एक नाम आता है क्वेटलैट और एक नाम आता है ग्वेरी, इनके द्वारा दिया गया है। आप देख लीजिए, इन्होंने साफ शब्दों में बताया भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में। अगर अपराध के संज्ञा दी जाती है तो जलवायु, ऋतु, प्राकृतिक शक्तियां आदि अपराध के लिए जिम्मेदार हैं और उन दशाओं को, अपराध को अगर कम करना है तो भौगोलिक परिस्थितियों को बदलना पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करें तो एक आता है संसाधनों का अभाव। जाहिर सी बात है, काम आपने अगर एजुकेशनल ले लिया, एकेडमिक ले लिया और आपके पास टीएलएम नहीं है, टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल संसाधन ही नहीं है, फ्लैश कार्ड ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपके सामने चुनौती आ गई। आप संस्था से लो या इंडिविजुअल लो या सेवार्थी से मंगवाओ, ये आपका काम है ना। तो ये संसाधनों का अभाव भी एक प्रकार के हमारे सामने समाज कार्य अभ्यास के दौरान चुनौती के रूप में देखने को मिल जाता है ना। एक देखिए स्वार्थ परक होता है, एक होता है व्यक्तिवादिता। अब व्यक्तिवादिता भी मतलब ये होता है, कभी कभी व्यक्तिवादिता का मतलब तो समझ ही रहे होंगे आप लोग। कितने लोग जानते हो व्यक्तिवादिता? बताइए जरा एक बार, बोलिए। व्यक्तिवादिता कितने लोग जानते हो भाई? जहां पे व्यक्ति पर अगर आप बल देते हैं तो वो बेसिकली क्या बन जाता है? वो आपका बन जाता है भेदभाव। वो आपका क्या बन जाता है? भेदभाव। समझ में नहीं आ रहा क्या भाई? हाँ, व्यक्तिवादिता का मतलब होता है कि आप किसी एक व्यक्ति पर बल देते हैं। जब आप व्यक्ति पर बल देंगे तो वो भेदभाव आ जाता है। ऐसी भी परिस्थितियाँ देखते हैं, कभी कभी क्या होता है भाई, शक्ल अच्छी लगी तो फिर उससे उसका कोऑपरेट करने लगे, ठीक ठाक है भाई तो कोऑपरेट करने लगे। व्यक्तिवादिता वहाँ पे आने लगती है चुनौती के रूप में। जो केवल अपने स्वार्थ और हित को पूरा करना चाहता हो वो स्वार्थ परक हो जाता है, स्वार्थी बन जाता है, लालची बन जाता है। उसको स्वार्थवाद का अर्थ देने लगते हैं हम लोग, वही स्वार्थ परकता बन जाती है ना। तो ये भी कभी कभी क्या होता है कि हमारे सामने आता है, ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये भी एक प्रकार से क्या है? चुनौती है। जनसंख्या वृद्धि है, ये तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, है ना। जनसंख्या वृद्धि, हाँ, जनसंख्या वृद्धि क्या है भाई? जनसंख्या वृद्धि किसी भी क्षेत्र में लोगों की जनसंख्या बढ़ने को कहा जाता है। यही ना बोलते हो कि किसी भी क्षेत्र में लोगों की अगर संख्या बढ़ने लगेगी तो जनसंख्या वृद्धि का पार्ट बन जाता है। अब जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत जो हम बात कर रहे हैं आप लोगों से, वो एक प्रकार की चुनौती बन जाती है फिर। और अशिक्षा तो है ही है। अशिक्षा तो आपका, इसमें कोई दो राय नहीं कि अशिक्षा नहीं है। अशिक्षा तो इसमें शामिल की गई है कि ये एक प्रकार से ये समस्या का ही रूप लेती है ना, समस्या का ही रूप लेती है ना। अगर हम बात करें आप लोगों से, भारत में पूछा जाता है प्रजनन दर, कुल प्रजनन दर, है ना। कुल प्रजनन दर जो बताया गया है TFR, ये पेपर में आ भी चुका है, 2.1 से नीचे आ गई है ना। 2.1 ये नोट करिएगा, ऐसे ही 2.1 लिखा हुआ मिलेगा पेपर में, 2.1 लिखा हुआ मिलेगा पेपर में। अब 2.1 क्या है? कुल प्रजनन दर है, 2.1 कुल प्रजनन दर है। टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। बढ़ता भी होगा ना टोटल फर्टिलिटी, जी सर, ये बढ़ता घटता भी होगा ना? हाँ बिल्कुल बढ़ता घटता है। ये अभी तक अगर पूछा जाएगा तो यही आएगा ऑप्शन में, 2.1 जो 2019 में आया था। 2019 के बाद कोविड पड़ गया, जिसकी वजह से जनसंख्या को जनगणना नहीं की गई और वो भी रह गया है, ऐसा बताया जाता है। और बताया है अध्ययन में ये भी पाया गया कि 2040 तक की भारत की कुल जो प्रजनन दर होगी गिरावट के साथ वो स्थिर होने का अनुमान मैं भी लगाया था कि वो स्थिर हो जाएगी। अनुमान ऐसा लगाया गया, पॉइंट वगैरह नहीं बताया गया है, लेकिन वो 2040 तक अनुमान लगाया जाता है कि वो स्थिर हो जाएगी। अगर मान लो 2040 पूछ लेता है तो बोल देना कि वो स्थिर हो जाएगी, ठीक है, ये बता देना आप लोग।
शासक वर्ग की जो है निरंकुशता, जानते हैं आप लोग? शासक वर्ग, शासक वर्ग क्या है जानते हैं आप लोग? भाई नहीं पता आप लोगों को? सर शासन वर्ग का मतलब सर कि कोई एक पक्ष हो जो अपना शासन चलाता हो, बाकी लोग को आगे देखो ना बढ़ने। शासक वर्ग में आपको एक बात बता दूं, मार्क्सवाद का दर्शन याद रखना, कार्ल मार्क्स का दर्शन है। पूंजीवादी समाज में दो सामाजिक वर्ग बताया था, एक था शासक वर्ग जिसको कहा बुजुर्गवाद, उसी को पूंजीवादी वर्ग कहा गया, शासक वर्ग को पूंजीवादी कहा गया। ये पेपर में आया भी था एक बार शायद, है ना, इंग्लिश में आया हुआ था, बुजुर्गवाद लिखा हुआ था। 2019 में आया सर। हाँ ये पेपर में आया हुआ था। शासक वर्ग जो निजी संपत्ति में उत्पादन के साधनों को मालिक होता है, निजी संपत्ति में उत्पादनों के साधन का क्या होता है, मालिक होता है। वहीं दूसरा जो था कार्ल मार्क्स का, वो जो था आपका श्रमिक वर्ग था, और श्रमिक वर्ग को क्या बोला गया था, सर्वहारा वर्ग बोला गया था। क्या बोला गया था उसको? सर्वहारा वर्ग बोला गया था श्रमिक वर्ग को, है ना। अब इसमें पूंजीपति श्रम के शोषण के अधीन करते थे, है ना, शोषण के अधीन करते थे। तो ये बेसिकली इसके अंतर्गत देखने को हमें मिल जाता है। तो द रूलिंग क्लास एंड द रूलिंग आइडियालाज, एक किताब आई, द रूलिंग क्लास, ठीक है, द रूलिंग क्लास एंड द रूलिंग आइडियाज, सन 1970 में। और ये किताब थी कार्ल मार्क्स का और एंजल्स का, एंगल्स लिखा हुआ मिलता है, कहीं कहीं एंजल्स भी आता है, एंगल्स का लिखा हुआ था। उसमें तर्क दिया था उसने कि किसी विशेष समाज के प्रचलित विचार जो हैं वो शासक वर्ग द्वारा अपनी स्थितियों को व्यक्त करना और न्यायोचित ठहराने के लिए बनाए जाते हैं। ये बात कार्ल मार्क्स और एंगल्स के द्वारा सन 1970 की जो किताब थी रूलिंग आइडियाज वाली, उस किताब में लिखा था। ये है शासक वर्ग की निरंकुशता पे लगाना। और शासक वर्ग क्या है? पूंजीपति है। तो अमीर, भाई जाहिर सी बात है, अमीर वर्ग की बात करना, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, उस पर निरंकुशता की बात करना, ये चुनौती के रूप में आ सकती है। जनता की उदासीनता, इससे बढ़िया क्या हो सकती है बताइए, बताइए। जनता की उदासीनता, है ना, ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, बहुत ही फेमस शब्द है ये, जनता की उदासीनता, है ना। अभी आपको बता दूं, पठान एक मूवी आई है, दीपिका पादुकोण ने भगवा पहन रखा है, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा उदासीनता है। हिंदू, अगर हम संघ में बात करें तो हिंदू संघ के लिए, है कि नहीं। तो ये चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा भाई उसमें दिक्कत है। फिर अभी जो एक नया रामायण बना हुआ है, उसमें भी राम को कुछ अलग दिखा दिया गया, रावण को कुछ अलग बना दिया गया, सीता कुछ, उस पर भी लेकर हिंदू उस पर नाराज़ हैं। तो ये कहीं ना कहीं जनता की जो उदासीनता है, इसको रिप्रेजेंट करती है। तो ज़रूरी थी थोड़ी ना जो आप काम कर रहे हैं कि उसमें सभी लोग खुश रहें। हो सकता है कोई उदासीन भी हो रहे, हो सकता है कोई समाज के लिए वहाँ पे भी वो अच्छा सोच रहा हो, या जो भी पॉइंट हो वो आपके विचार वहाँ पर प्रस्तुत हो सकता है आपके सामने, है ना। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, जनता की उदासीनता को भी रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। सरकारी प्रयासों का अभाव, आप लोगों से बढ़िया कोई नहीं समझ सकता ये। सरकारी प्रयासों का अभाव क्या हो सकता है बताइए भाई। सरकारी जो नीतियां हैं, जो हस्तक्षेप हैं, वो सही तरीके से एक्टिव नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसमें क्या है, उसका अभाव है। लोक नीति सरकारी निर्णय होते हैं, है ना, उन गतिविधियों का परिणाम होती है जिन्हें सरकार निश्चित उद्देश्य और लक्ष्यों का अनुसरण करती है। नीतियां स्पष्ट रूप से सरकार के कार्यक्रम में होती है ना। अब वे सरकार के जो सामूहिक कार्यवाही है उसका परिणाम होती है। अब वहीं जब नीतियां संचालित सही तरीके से नहीं हो पाती हैं, तो जाहिर सी बात है तो उसका अभाव में पाया जाता है। भाई बात ये हुआ कि भाई कमज़ोर वर्गों की मदद सही तरीके से नहीं हो पा रही है, सही तरीके से समानता का अवसर नहीं दिया जा रहा है उनको, है ना, सशक्तिकरण का बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है, आर्थिक समृद्धि नहीं हो पा रही है, औद्योगिकीकरण में बढ़ावा नहीं हो पा रहा है, आत्मनिर्भर में दिक्कतें आ रही हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं,
ये चीज़ें एक प्रकार से हमारे सामने सरकारी प्रयासों का जो है अभाव देखने को मिल जाता है। शिक्षा में भी अभाव देख सकते हो आप लोग। प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा का स्तर जो है सही तरीके से, और योजनाएं अभी तो आप लोग देख रहे थे, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना थी, महिला समाख्या योजना थी, शिक्षक शिक्षा योजना थी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान था, साक्षर भारत था, बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं, बट वो सही तरीके से मेंटेन तो नहीं हो पा रही, काम नहीं हो पा रही। और भी सरकार, अभी हम उसकी बात कर लेते हैं, नई शिक्षा नीति 2019 की। अब ये 2 ही राज्य में लागू है, पहला तो एक महाराष्ट्र है, दूसरा एक MP है। हर जगह तो लागू ही नहीं हो पा रही है, उसको लागू करना चाहिए हर जगह। बात सही है कि नहीं, बताइए। जी सर। तो ये लागू होगी तभी तो काम होगा, तब इसको कह सकते हो ना का अभाव है ये ना। तो जागरूकता की कमी है, बुनियादी अवसंरचनाओं की अभाव है, विशिष्ट वर्गों के अवरोधक भूमिकाएं हैं, आंतरिक सुरक्षा की समस्या है ना। ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हो, रीजंस यही है भाई। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक नाम आता है भ्रष्टाचार। अब देश में भ्रष्टाचार तो बहुत है। भ्रष्टाचार क्या हो सकता है, बता सकते हो आप लोग, बताइए। भ्रष्टाचार, इससे आसान कोई टॉपिक है ही नहीं, बोलिए भ्रष्टाचार के बारे में। नहीं पता आप लोगों को? अरे भाई, भारत में भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें, उसकी चर्चा को लेकर, तो आंदोलन का प्रमुख विषय तो यही रहा है कि स्वतंत्रता के 1 दशक के बाद भारत में संसद में इसी पर बहस होती थी, है ना, कि भ्रष्टाचार के अगर हम बात करें उसको समाप्त करने के लिए बहुत सारे ऐसे जो है मिनिस्टर आए, विद्वान लोग आए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, भ्रष्टाचार खत्म हुआ, है ना। प्राचीन काल में राजाओं द्वारा भारतीय परिवारों को ऊंची और नीची जातियों में विभाजित कर दिया था। यहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत हो गई। कारण ये था कि सामाजिक ढांचा कमजोर था, है ना। यहीं से भ्रष्टाचार, ये सब देख रहे हैं आप, है ना। तो भ्रष्टाचार का बहुत सारा दुष्प्रभाव है, आर्थिक विकास में बाधक पड़ जाता है भाई, है ना। घोटाले बहुत सारे हुए हैं, है ना, बहुत सारे घोटाले हुए हैं। यूरिया घोटाला 133 करोड़ रुपए का था, अनाज घोटाला 2 लाख करोड़ का था, है ना, अनुमानित है वो, जो कि कोयला खदान घोटाला है 12 लाख करोड़ रुपए का, है ना। भ्रष्टाचार में असमानता, बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे देख सकते हो, है ना। तो ये है, आप इसको समझे रखिएगा। ये भी भ्रष्टाचार में अगर हम बात करें, 2015 में भारत का जो रैंकिंग थी वो 76 था, 2015 में 76 था, 2015 का। बताइए अच्छा जरा, वर्तमान में भ्रष्टाचार की भारत की रैंकिंग क्या है, जानते हैं कोई लोग? 85वां स्थान है, 85, 2021 में 180 देशों में 85वां स्थान है भारत का। वर्तमान की बात कर रहा हूँ मैं इस समय, 85। ठीक है, तो ये तो गलत। नंबर 1 पे कौन है? अरे तुम अपना भारत का याद रखो। नंबर वन पे नार्वे है ना। नंबर 1 पे नहीं, डेनमार्क है, नंबर 1 पे डेनमार्क है, नंबर 1 पे डेनमार्क है ना। ठीक है, भारत का 86 है, 85 बताया था ना कि 86 बताया था ना सर, 86 है, 85। अच्छा। 1 का मतलब सबसे कम वहाँ भ्रष्टाचार है ना। हाँ। तो हम अभी पीछे आ गए और जी, हम बहुत पीछे आ गए। ये तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं मैम। ठीक है। अच्छा, मुझे पूछना था कि ये जो आज की क्लास है, इसके नोट्स अभी आप देंगे क्या? हाँ, अभी मैं नोट सारी प्रोवाइड कराएंगे जी। प्लीज इंग्लिश में दे दीजिएगा। ठीक है। तो ये थे आज की क्लास आप सबके लिए। ठीक है,
तो हमने आज बात किया है समाज कार्य जो है समाज कार्य में बात किया नवीन दृष्टिकोण को लेकर, है ना, समाज कार्य अभ्यास के संबंध में जो नवीन दृष्टिकोण थे उसके संबंध में बात किया है। ये इम्पोर्टेंट रहेंगे आप लोगों को। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही।